He's amazing really. And at the moment with us, Sandeep Patke साहब from the Aam Aadmi Party must be a very very happy man today. बड़े खुश होंगे संदीप काटके साहब आज. संदीप काटके साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, आप दोनों को भी नमस्कार. तो सर खुश तो होना ही. बधाई सर, बधाई बधाई. थैंक यू. आपको भी सबको बधाई, क्योंकि अपने देश की जो डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी उसको पुनर्जीवित करने का काम जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके लिए आपको भी बधाई. बट रियली वंडरफुल. सो अभी पार्टी में क्या मूड क्या है सर? यहाँ मुंबई में बाकी हर जगह पे पार्टी के वर्कर्स जितने हैं, कार्यकर्ता जितने हैं, आप तो खुश हैं, बाकी सब लोग भी खुश हैं, क्योंकि वो जो हुआ था वो तो अति हो गई थी भाई. चंडीगढ़ मेयर पोल में क्या हो क्या रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा. जी बताएं सर. नहीं, सही बात है. देखिए, जैसे कि हमने देखा कि पूरे चंडीगढ़ में जो है सीधा मतलब जो वोट काउंटिंग कर रहा था, जो उनका पोलिंग एजेंट था, वो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल का वहां का चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट था. तो उसको अपॉइंटमेंट किया गया. चंडीगढ़ बाकी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से वहां पे कंट्रोल जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एजेंट वहां पे काउंटिंग एजेंट बोल के भेजा और उसने वहां पे अफरा तफरी की. वो किस्मत से वहां पे सीसीटीवी फुटेज था, इसके लिए इनका जो पूरा कारनामा था वो एक्सपोज हो पाया और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, सीजे जो है अपने, वो देख पाए और उसी वीडियो के आधार पर उन्होंने ये निर्णय दिया. अन्यथा ये इस प्रकार की गड़बड़ी इतनी जगह पे करते हैं, जैसे पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी अभी स्टेक पे है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हर एक पार्टी के एग्जांपल है. जैसे अभी आप राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, इसकी बात कर रहे थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी, यानी इनकी जो ऑफिशियल पार्टी थी जिसने इसको बनाया था, वो पार्टी के फाउंडर्स से ही उन्होंने पार्टी छीन ली और इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते. आज ही अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में अरविंद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि अगर 36 वोट है, 36 में से अगर 8 वोट ये चीटिंग करते हैं तो लगभग 25% जो वोट्स है उसकी उन्होंने चीटिंग की. ये चीटिंग ये पूरे देश में भी कर सकते हैं. यानी अभी मोदी जी जो है 370 का नारा दे रहे हैं, 400 पार एनडीए नारा दे रही है, तो इनको लोगों के वोटों की जरूरत नहीं है. इनका कन्विक्शन इतना हाई है कि लोग वोट दे नहीं तो न दे, इनके पास पूरा सिस्टम है. वो सिस्टम का यूज करके वो 370 सीटें जो है बीजेपी की वो लेके आएंगे. इतना कॉन्फिडेंस लेवल जो है इनका हाई है. तो इससे ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में और क्या क्या चीजें देखनी पड़ सकती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि जो लोकशाही की हत्या हुई थी, उस हत्या के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने आज पकड़ लिया. काटके साहब, over a few days or few weeks we have been seeing सुप्रीम कोर्ट का स्टडी इंडिपेंडेंस और डिसीजंस हमने देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्किस बानो केस. वहां क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट पुट डाउन, विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन. बिल्किस बानो. इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आलोचना कर दिया कि आप ये क्या करो, वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी, यू आर हेल्पिंग ब्लैक मनी टू बी पार्क्ड. एकदम क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आलोचना किया. अब और आज चंडीगढ़ मेयरल पोल्स, अगेन सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट. तो यू आर सीइंग दैट सुप्रीम कोर्ट की जो स्टडी इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल इंटीग्रिटी है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है, ये ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ने एग्जाम्पल क्रिएट किया, ये वंदनीय है, अप्रिशिएट करने वाली बात है. काटके साहब, ये जाहिर सी बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात है इसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी जो है एकदम ईमानदारी से की और देश को फिर से एक बार न्याय व्यवस्था पे भरोसा, जो देश के लोगों का भरोसा जो टूट रहा था, वो भरोसा फिर से एक बार स्थापित हो गया. अन्यथा बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे हम देखते हैं कि बीजेपी को ना सुप्रीम कोर्ट से कुछ लेना देना है, बीजेपी को ना मीडिया से लेना देना है, बीजेपी को ना जनता से लेना देना है. बीजेपी जो हिपोक्राइट तरीके से जिस प्रकार से प्रशासन चला रही है, जिस प्रकार से राज्य चला रही है, जिस प्रकार से देश चला रही है, ये इनको किसी का डर ही नहीं रहा है बीजेपी को. यानी बीजेपी खुलेआम दिन दहाड़े डेमोक्रेसी की हत्या करती है. जैसे कि हमने चंडीगढ़ में देखा, खुलेआम कैमरे के सामने, मतलब जिसके पास मेजोरिटी है उस मेजोरिटी के साथ में खिलवाड़ करके लोगों ने वोट दिया है
उन वोटों को डिबार करके उन्होंने अपने कैंडिडेट को पकड़ के लाके कुर्सी पे बिठा दिया। वो वीडियो भी शायद आप सभी ने देखा रहेगा, वो वीडियो भी बहुत हास्यास्पद था, क्योंकि किस प्रकार से बीजेपी का जो मेयर था उसको पकड़ के लाके उन्होंने चेयर पे जबरदस्ती बिठाया। तो इस प्रकार के जबरदस्ती कुर्सी पे बिठाने का काम जो है ये बीजेपी के माध्यम से हर जगह पे हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र का भी एग्जाम्पल ले लो तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे एमवी का जो गठबंधन है कांग्रेस और एनसीपी, इनका अच्छा खासा सरकार चल रहा था, लेकिन इन्होंने शिवसेना फोड़ी, शिवसेना के बाद में एनसीपी तोड़ी और सब लोग को पकड़ पकड़ के एक साथ में बिठाकर असेंबली में बिठाकर अपने हाथ में सत्ता ले लिया, अपने हाथ में पावर ले लिया। तो इस प्रकार का काम जो है बीजेपी हमेशा से करते आ रही है और आने वाले समय में भी हमको तो ये भी शक है, और ये शक जो है धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जो निर्णय है उसकी वजह से थोड़ा हमको भी अभी थोड़ा सा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है तो थोड़ा बीजेपी डरेगी। तो मोदी जी जो 370 का नारा दे रहे हैं, तो 370 के सीट्स के लिए तो उनका सीधा सीधा कन्विक्शन यही है कि लोग वोट दे ले तो ना दे, 370 सीटें तो मैं लेके आऊंगा। अभी कैसे लेके आऊंगा, किस प्रकार से और हथकंडे यूज होंगे, वो आने वाले समय में मोदी जी अपने को दिखाएंगे। लेकिन लोग विजिलेंट है, सुप्रीम कोर्ट विजिलेंट है, और भारत जो है वो अभी भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और मैं समझता हूँ कि ये भारत की डेमोक्रेसी जो है अबाधित रहेगी। काटके साहब, ये पहले बार हमने देखा, फर्स्ट टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ट्राइड टू बी क्रिटिकल ऑफ द जुडिशरी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी ने कास्ट एस्पिरेशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द जुडिशरी। उन्होंने आज एक सभा में एग्जांपल देते हुए बोले कि सुदामा ने कृष्ण को चावल थोड़ा दे दिया कृष्ण भगवान को सुदामा ने, और किसी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दिया कि चावल, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया ये चावल जो सुदामा ने कृष्ण को दिया ये ब्राइबरी अमाउंट है, ये करप्शन है, ये इसको आप करप्शन बोल सकते हो। तो आलोचना इलेक्टोरल फंड्स का जजमेंट जो ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, पहले बार प्राइम मिनिस्टर मोदी has been critical of the Supreme Court. Now, is that good for a democracy? So, लोकतंत्र के लिए ये ठीक है, आप उसको कैसे देखते हो? नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोगों द्वारा, लोगों के मार्फत, लोगों के लिए चलाए जाने वाला सरकार। लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल चल रहा है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक ढांचा जो है, जो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन में पेंडिंग है, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटिशन किया है कि उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दो शब्द जो है वो हटाने के लिए एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अगर आप बीजेपी का फॉर्मेशन देखोगे तो बीजेपी की जो फॉर्मेशन हुई है वो आरएसएस मार्फत हुई है। आरएसएस जो है ये वेल डोमिनेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके आरएसएस के अगर कार्यकर्ताओं से जो फुल टाइम प्रचारक है उसको अगर आप मिलोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस प्रकार से फंडामेंटलिज्म जो है उनके दिमाग में भरा है। और उसी प्रकार से मोदी जी जो है वो भी आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक थे, तो वो भी एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी से है। तो अभी जो लोगों के सामने एक स्मोक क्रिएट किया जा रहा है धर्म के नाम पर, तो इसमें सभी देवी देवताओं के नाम लेके लोगों को उनके एग्जाम्पल देके भावनिक करने का काम जो है वो मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। जबकि लोकशाही और डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के उद्धार के लिए है, ना कि लोगों को पीछे लेके जाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमको अभी अंदाजा आ रहा है कि ये बीजेपी जो है वो देश को फिर से जो 2500 साल पहले जो जिस प्रकार से समाज व्यवस्था थी उस समाज व्यवस्था में लेके जाने की कोशिश जो है ये बीजेपी के द्वारा हो रही है। और इसी का उदाहरण जो है ये मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में देते हैं, जो अलग अलग भगवानों का नाम लेकर सबको जो भावनिक करने का, वो उसी का एक ज्वलंत उदाहरण। डू यू थिंक इट विल वर्क सर? संदीप पाटके साहब, आपको लगता है कि ये काम करेगा? क्योंकि रिलीजन इज अ वेरी, देखो हमेशा से इस इतिहास में हमेशा से ये माना गया है रिलीजन जो है वो अफू की गोली है। रिलीजन का नशा जो है एक बार किसी इंसान के दिमाग में चढ़ जाता है तो वो नशे में कुछ भी कर सकता है। अभी कल मैं कुछ मेरे बहुत जुने दोस्तों के साथ में बैठा था, तो काफी इंटेलेक्चुअल लोग थे, तो किसी ने कहा कि उनके ग्रुप में अभी ये बात चलती है कि सिर्फ अगर हमको बिजनेस करना है तो अपने वालों से करना है, मतलब अपने धर्म के लोगों से करना है, गैर धर्म वाला अगर कोई रहेगा उसके हाथ में बिजनेस नहीं करना है। तो ये कहाँ पे चल रहा है? जहाँ पे एक हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो जहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है वहां पे इस प्रकार की बातें हो रही है। यानी
लोगों के दिमाग में धर्म का नशा जो है इस प्रकार से दिमाग में डाल दिया है कि लोगों को लगता है कि अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म जो है सबसे नीचा है, और दूसरे का धर्म जो है अपने धर्म को खतरे में ला सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम, इस प्रकार की मानसिकता बनाने का काम जो है वो बीजेपी के राज में हो रहा है। और एक तरफ ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के पीछे का जो इनका एजेंडा है ये साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र की अगर आप संकल्पना करते हो तो हिंदू का मतलब जो है वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का है, और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी में ही ऊंच नीच जो है वो सब जगह पे आई, चातुर्वर्ण सिस्टम आई, मनुस्मृति आई। इसके खिलाफ 2500 साल से अपने भारत के सभी महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है। आप गौतम बुद्ध से लेके बाद में अगर हम देखेंगे फुले शाह अम्बेडकर, इधर तक सब लोगों ने इसी जो धर्म के अंदर के जो प्रॉब्लम्स थे उसके खिलाफ सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है। बट खाड़के साहब मगर मोदी जी का आज भी है कि हम 140 करोड़ लोगों के लिए मैं काम करता हूं, आपके में से उसी से एक्सटेंशन है। मोदी जी के गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी है कि पीएम किसान, बोले कि कोई किसान के लिए गारंटी नहीं ले रहा था, मोदी जी आए, गारंटी लिया, पीएम किसान सम्मान, किसानों को पैसे मिला। फिर आगे जाके बोल रहे कि ये ओबीसी समाज को कोई लोन नहीं दे रहा, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा, और मोदी जी ने ओबीसी समाज के लिए आके गारंटी दिया और उनको मुद्रा लोन के माध्यम से ओबीसी समाज विकसित की और डेवलपमेंट की ओर बढ़ गया। बोले कि ये विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा जो कारीगर है उनको कोई सपोर्ट नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई बैंक लोन नहीं, मोदी जी गारंटी दिया, मोदी जी खड़े हो गए उनके लिए और 13,000 करोड़ सैंक्शन हो गया। कारीगर शिल्पकार समाज जो इसको विश्वकर्मा योजना कहते हैं। ट्राइबल्स हैव बीन आउट ऑफ द फोकस फॉर द जो मेन स्ट्रीम से बाहर है, ट्राइबल के लोग जन मन योजना के माध्यम से ट्राइबल्स को बेनिफिट, उनको मेन स्ट्रीम को जोड़ने का काम मोदी जी ने, मोदी जी का गारंटी। तो ये एक एक एग्जांपल्स बीजेपी और मोदी जी दे रहे हैं और आंकड़ों के साथ दे रहे हैं। हाउ डू यू सी खड़के साहब, बिकॉज आपने कहा कि ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, मगर ये मोदी जी ट्राइबल्स, ओबीसी, और खुद को बार बार ओबीसी बताते हैं। यस यस यस, खुद बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं। हाँ, तो कैसे? तो मोदी, देखिए मैं यहाँ पे कोई कास्ट के बारे में या कोई रिलीजन के बारे में बहस नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन एक सिंपल ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मतलब आरएसएस का जो ढांचा है, अब बीजेपी जो है वो आरएसएस की पार्टी है। ऑडियो प्लीज, आई डोंट थिंक वी कैन हियर मिस्टर जी मिस्टर संदीप काटके, so that always very balanced and objective। जी सर बताएं, अभी आवाज आ रही है, बोलिए सर। तो मोदी जी जो है वो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक थे, ये भी हम मानते हैं। तो आरएसएस की जो विचारधारा क्या है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। 1925 से आरएसएस का जो एजेंडा है हमेशा से एक ही रहा है कि आरएसएस के एजेंडे में हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है, आरएसएस के एजेंडे में हमेशा मेल डोमिनेंस रहा है। आरएसएस के कोई संगठन में आपको महिलाएं नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे हमेशा मतलब जो एक ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी जो है वो आगे लेके जाने का काम मोदी जी ने किया है, और इस आइडियोलॉजी को आगे जाने के लिए आपको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए आपको हर समाज का वोट चाहिए। तो हर समाज का वोट बटोरने के लिए आप अलग अलग स्कीम दोगे, लेकिन उसके पीछे का जो आपका मेन एजेंडा जो है ये तो मतलब छुपने वाला नहीं है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ट्वीट किया था, पंजाब चंडीगढ़ का वीडियो था। तो वहां पे एक आईपीएस अधिकारी थे जो सिख कम्युनिटी से आते थे, तो वहां पे बीजेपी के आंदोलनकारियों ने उनको खालिस्तानी कह दिया, एक आईपीएस ऑफिसर को। आईपीएस ऑफिसर मतलब एक भारत का डेमोक्रेटिक हो गया जो यूपीएससी की एक कड़ी एग्जाम देके पास होता है। Is that from Calcutta? I'm not sure. I think it's one of the places. I think it's no, from Calcutta. I have seen that. Yes, it's an IPS officer, a Sikh gentleman in full police uniform, और उनको बीजेपी के कुछ लोग हैं उनको खालिस्तानी बुला रहे हैं। You're absolutely right. हाँ जी। तो वो भड़क गए। तो बीजेपी ने हर जगह पे मतलब अगर आप हर रिलीजन की बात करोगे तो पंजाब में अगर आप जाओगे तो पंजाबी सिख लोगों को उन्होंने खालिस्तानी बोल दिया है, यहाँ पे मुस्लिम लोग को जिहादी बोल दिया है, वहां पे क्रिश्चियन लोगों के, अगर आप मणिपुर का वायलेंस देखोगे वहां पे क्रिश्चियन लोगों के चर्च जलाए जा रहे हैं। आप उत्तराखंड में जाके देखोगे, उत्तराखंड में अभी यूसीसी लगा दिया है। पुष्कर सिंह धामी जिसकी खुद की
असेंबली सीट से चुन के आने की औकात नहीं थी, वैसे आदमी को उन्होंने सीएम बोल के बिठाया, इसके लिए बिठाया कि इनका जो एजेंडा है वो आगे लेके जा सकते। तो उत्तराखंड में भी अभी मैं काफी चीजें पढ़ रहा था जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, लेकिन अगर आप जो लोकल मीडिया है वहां का या कुछ ऐसे पत्रकार जो है जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं उनके माध्यम से काफी न्यूज जो है ये देखने को मिलती है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पूरा मोदी मीडिया हो गया और सिर्फ मोदी जी की ही वाहवाही करते रहते हैं। तो ये पूरा एजेंडे का पार्ट है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। जी प्रदीप जी। तो परिवारवाद यानी एक चीज है कि जिस प्रकार से वी वांट द इंडिया अलायंस जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आज कांग्रेस है, कांग्रेस में 52 सीट 53 सीट्स वो और केजरीवाल साहब सब मिलके आपको 272 प्लस पहुंचना है, 272। फिर द इंडिया अलायंस विल कम इनटू पावर और फिर जो जातीय जनगणना हो या जो रिजर्वेशंस को 50% से ऊपर बढ़ा राहुल गांधी जिस प्रकार से, बट आपके अलायंस है किधर? खड़गे साहब यही चिंता का विषय है, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ। आप ईस्ट से शुरू करोगे ममता बनर्जी, ना हम अलायंस नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ। आप आगे जाके कल अखिलेश यादव बोले हम साथ में बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीट शेयरिंग। नीतीश कुमार तो ऑलरेडी एग्जिट हो गए, बोले कि मुझे करना ही नहीं है, बीजेपी के साथ हाथ जुड़ गए। आप साउथ जाओगे, सीपीएम जहां राहुल गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड, वहां पर सीपीएम राहुल गांधी से बोल रहे कि आप केरल से क्यों लड़ते हो, आप हमसे क्यों लड़ रहे हो, आपको बीजेपी से लड़ना है, आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढो। तो कहां सक्षम? और जो महाराष्ट्र है, फारूक अब्दुल्ला नॉर्थ में वो उनका पैक्ट हो गया, बोले कि वी आर फाइटिंग अलोन, वी आर नॉट फाइटिंग विद इंडिया अलायंस टुगेदर। वेस्ट में उद्धव ठाकरे जी का पार्टी फूट गया, शरद पवार जी फूट गए, अशोक चौहान गया, अब जयंत पाटिल जाने वाला है। तो ये क्या चल रहा है? कहां इंडिया अलायंस कहां पर है? खड़गे साहब कहां लोगों को कन्विंस कर पाओगे कि हम 272 पहुंचेंगे और बीजेपी को हराएगा? वेर वी शुड सी, लोग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हम चाहते हैं कि आप कन्विंस करें। देखिए, अगर बीजेपी को ऐसा लगता कि बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है वो एकदम चरम पे है और बीजेपी के जो डेवलपमेंट के एजेंडे पे सब लोग बीजेपी के साथ में है, तो बीजेपी ये सब काम नहीं करती। बीजेपी ने क्या किया, आप हर एक स्टेट का एग्जांपल ले लो, हर एक स्टेट में हर एक पार्टी है जो वो तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। और बीजेपी ने इसके आगे जाकर जितने भी पॉलिटिकल संगठन है, जैसे शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, जैसे जो छोटी छोटी पार्टियां जो प्रादेशिक पार्टियां है, उस प्रादेशिक पार्टियों को खत्म करने के लिए बीजेपी ने काम किया। और वो खत्म करने के लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, तो वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज जो है वो सब चीजों के लिए कर रहे हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में मैं अकेले लड़ूंगी लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के साथ में हूं। तो अगर कोई राज्य में अपने आप को कोई प्रूव करना चाहता है, उसकी ताकत उसको लगता है कि ज्यादा है, जैसे कि पंजाब का अगर आप एग्जांपल लोगे तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग लड़ने का डिसीजन लिया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर है। इसका मतलब उन्होंने ये ऐसा नहीं सोचा कि हम अलायंस में नहीं है, वो अलायंस में है, लेकिन अलायंस के फायदे के लिए जो चीज करनी है, वो जो चीज होनी है, वो हिसाब से वो अलायंस के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। क्योंकि जो अलायंस है ये अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग पक्षों का, जहाँ प्रादेशिक पक्ष भी है, आम आदमी पार्टी जैसा नया एक राष्ट्रीय पक्ष भी है, ये सभी लोग मिलके आए सिर्फ और सिर्फ जो फैसिज्म जो चल रहा है पूरे देश में, उस फैसिज्म को खत्म करने के लिए सब लोग साथ में आए हैं। और जाहिर सी बात है, जब अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं तो थोड़ा सब लोग में ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सब लोग एक साथ में आकर इस सब चीजों का मुकाबला करेंगे। जो फैसिज्म ताकतें अभी पूरे भारत में चल रही है उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन संदीप काटके साहब, आप लोग भाषा तो सब एक ही बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंडिया अलायंस के घटक दल जितने भी हैं, जितने भी अभी साथ में बचे हैं, भाषा एक ही बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हमें वापस नहीं आने देना है। लेकिन जो अब तक सीट एडजस्टमेंट पे काम होना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, कहाँ कहाँ पे कौन लड़ेगा, किस प्रकार कैसे करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपको लगता नहीं है यू लीविंग इट फॉर टू लेट? ये शुरू हो गया। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करके, तो महाराष्ट्र में 48 में से लगभग 39 सीट जो है वो फाइनल हो चुकी है कि कौन सी सीट पे कौन लड़े। और बाकी की जो 9 सीटें बची है, 9 सीटों में और जो नए पार्टनर्स है जिनको साथ में लेना है या लिया है, जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी है,
शेतकरी कामगार पक्ष संघटना, शेतकरी संघटना के राजू शक्ति है, इन सबको अकोमोडेट करना है, तो वो हिसाब से बाकी 9 जगह पे जो है वो चर्चा हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लगभग जहां पे डिस्प्यूट नहीं है वहां पे तो सब तय हुआ है, और डिस्प्यूटेड जगह जो है उसके ऊपर चर्चा होनी बाकी है। जैसे मुंबई में लगभग तय हो चुका है कि मुंबई getting a call again. I think we'll have him back. We'll have him back very, very shortly. But केजरीवाल जी का पास प्लान है, we can see things happening. जी केजरीवाल जी जहाँ भी, हाँ बोलिए कट सर। तो मुंबई में लगभग 4 सीटें जो है वो शिवसेना लेके और 2 सीटें कांग्रेस लेगी, ये लगभग तय है। तो इसमें कोई एक चीज के ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 70-80% सीट बंटवारे का काम तो हुआ है। 30% जहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है वो उसके ऊपर वो चर्चा हो रही है। लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि देश में अगर फैसिज्म को रोकना है, देश में अगर हिपोक्रेसी को रोकना है, जिस लेवल पे देश में अभी भ्रष्टाचार चल रहा है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा सर। और चलते चलते अब धारावी का अगर अपडेट दे दें सर, आगे अभी कुछ हुआ आगे या नहीं हुआ, या अभी स्टैंड स्टिल पे ही है सब कुछ? नहीं, धारावी में अभी अदानी सर्वे शुरू करने वाला है, और 1 मार्च को हमने धारावी बचाओ आंदोलन की एक बड़ी जनसभा जो है उसका आयोजन किया है। अभी जो सर्वे होने वाला है, तो हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर सर्वे करना है तो सबसे पहले पात्र अपात्र के जो निकष है, जो आपका पात्र अपात्र कैसे करने वाले हो, उसमें हमारी ये मांग है कि आप लेटेस्ट सर्वे करो, और सर्वे के हिसाब से जितने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो सभी स्ट्रक्चर को पात्र करके उनको धारावी के अंदर कर दो। लेकिन सरकार के माध्यम से जो हमारे स्थानिक सांसद है राहुल शेवाले जी, वो अदानी जी की अभी एडवोकेसी वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अदानी जी का वकील पत्र लिया है। तो वो लोगों को ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो पात्र होंगे उनको हम धारावी में घर देंगे, जो अपात्र होंगे उनको धारावी के नजदीक वडाला सॉल्ट पैन में, क्योंकि पहले बात चल रही थी मुलुंड की। तो मुलुंड की में 253 एकड़ की लैंड जो अदानी को लगभग तय हो चुकी है। उसके बाद में अभी वडाला सॉल्ट पैन के ऊपर भी अदानी की नजर है। तो धारावी के लोग मुलुंड नहीं जाना चाहते वो नाम पे, वो फिर से वडाला की कुछ जमीन जो है वो लेकर धारावी के लोगों को वडाला में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन हमने इसका विरोध किया है। हमने सीधा सीधा यही कहा है कि जब तक धारावी पात्र अपात्र का जो पॉलिसी है वो डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक हम धारावी में कोई भी सर्वे जो है अदानी को करने नहीं देंगे। Right, all the very best to you, sir. That is fantastic. Really, really and truly respect the manner in which you have not given up the fight, that you are continuing the fight. Really and truly wonderful, and congratulations to you. और चलते चलते सर, बिकॉज यू आर एन एडवोकेट, ये भी बता दें आज जो रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, यूनानिमसली पास हुआ है दोनों असेंबली और काउंसिल में फॉर मराठा रिजर्वेशन, विल इट स्टैंड लीगली सर इन योर ओपिनियन? देखिए, मतलब अगर आप कास्ट रिजर्वेशन की अगर बात करते हो तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला होगा कि कास्ट मतलब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। यस, इट इज फॉर सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यस, जहां तक हम मराठा समाज की बात करते हैं और मराठा समाज को मराठा के नाम पर अगर आरक्षण देना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आरक्षण जो है, जो अपने यहाँ पे जो चातुर्वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मराठा समाज जो है वो क्षत्रिय में आता है अगर आप इतिहास में बात करोगे तो आरक्षण जो है शूद्र समाज को नॉर्मल दिया जाता है, जिसमें कुणबी जो है, कुणबी मतलब जो मराठी में ऐसा बोलते हैं कि जो कुल करता है और बी जो है वो जमीन में बोता है, तो उसको कुणबी कहा जाता है। तो कुणबियों को ऑलरेडी आरक्षण दिया गया मराठा के नाम पे। जैसे कि सरकार ने कहा था कि मराठाओं की कुणबी नोट जो है वो ढूंढने का काम जो है राज्य सरकार के मार्फत हो रहा है। तो आरक्षण कुणबी के नाम पे मिल सकता है, लेकिन मराठा के नाम पे मिल नहीं सकता। तो अभी का जो 10% का आरक्षण जो है वो मराठा के नाम पे दिया गया है, वो भी नौकरी और एजुकेशन, ये 2 चीजों में दिया गया है। अगर इसको चैलेंज हुआ तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको मराठाओं को बैकवर्ड है, सोशली वो डिप्राइव्ड है, ये प्रूव करना पड़ेगा। और ये प्रूव करने के लिए उनको एक मागास वर्गीय कमीशन, मतलब जो कमीशन रहता है उसका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अभी बीच में जो शिंदे साहब थे, जस्टिस शिंदे, उनके मार्फत ये काम हो रहा था। तो अगर मराठा समाज जो है वो सोशली बैकवर्ड बोल के अगर प्रूव होता है तो उनको रिजर्वेशन मिल सकता है, अन्यथा नहीं।
Right, that's just about it. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, thank you. Sandeep Katke sahab, and congratulations to you. You have your mayor Thank and you. you have your first Thank victory as India Alliance. India Alliance has its first victory, which is amazing. Thank you so much, sir. एंड नॉलेज अबाउट धारावी और का जो फाइट है वो Fantastic. उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जबरदस्त जंग आप लड़ रहे हो. इट्स लाइक डेविड वर्सेस गोलियत. एक पहाड़ really सामने lovely. खड़ा और उससे झगड़ रहे हैं. Really lovely. And what is more, I am really impressed with the manner in which Katke sahab knows exactly who lives where in Dharavi. But that is fantastic, sir. Really and truly lovely. परिवारवाद. Thank नेक्स्ट you, जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स. Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. Thank you so much, sir. नमस्कार. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. We had a very, very interesting